इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रह में गाथा नंबर 77 है, उसकी जयसेनाचार्य जी की टीका हम देख रहे थे। सव्वेसिं खंदाणं जो अंतो तम वियाण परमाणु सोससदो असदो एको विभागी मुक्तिभो। 119 पेज है तुझा। क्या बताया था इसका अर्थ? सव्वेसिम खंदाणम, सभी स्कंदों का जो अंतिम अंश है, अंत है, उसको परमाणु जानो। तो वो परमाणु कैसे है? सो सस्सदो यानी शाश्वत है, असदो यानी अशब्द रूप है, फिर एको यानी एक है, अविभागी है, और मुक्तिभव यानी मूर्तिक से उत्पन्न होने वाला, इसलिए मूर्तिक है। ऐसा उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताया था। तो अमृतचंद्राचार्य जी की टीका देखी थी हमने, जयसेनाचार्य जी की टीका देखी थी क्या परसों? थोड़ी देखी थी, थोड़ा रह गया था। क्या बता रहे हैं कि पहले बताया परमाणु षड्विध स्कंदानाम अंतः अवसानः भेदः तम परमाणु विजानीहि। जो परमाणु है वो कैसा है? षड्विध स्कंध का जो भेद करते जाने पर अंतिम अंत है, उसको परमाणु जानो। उसी तरह मतलब अध्यात्म बताया है यहाँ पर। कर्म स्कंदों का जो विनाश है उसे शुद्धात्मा जानो। वो शुद्ध द्रव्य है, आत्मा है। उसी तरह जहाँ पर कर्म स्कंद का भेद करते करते उसका नाश हो गया, यानी स्कंद का नाश हो गया लेकिन परमाणु रह गया, तो वहाँ उसको भी शुद्ध परमाणु जानो। समझ में आया क्या बताया? जो शुद्धात्मा है वो भी कर्म स्कंद से रहित है, और जो परमाणु है वो भी कर्म स्कंद से रहित है। यानी क्या? अशुद्ध दशा है ना, वो दोनों की अशुद्ध दशा है, उससे वो शुद्ध अवस्था में आ गए। तो इसलिए बता रहे हैं जैसे शुद्धात्मा है वैसे ही शुद्ध परमाणु है। उसका कोरिलेशन कर रहे हैं यहाँ पे, परमात्मा और परमाणु। तो पहले बताया कर्मस्कंद से रहित ऐसा शुद्ध रूप है। दूसरा बताया जिस तरह द्रव्यार्थिकने से परमाणु अविनाशी है, उसी तरह द्रव्यत्व रूप से परमात्मा जिस तरह अविनाशी है, उसी तरह उद्गल द्रव्य रूप से परमाणु भी अविनाशी है, नित्य है। आगे अशब्द रूप है, ये बताया था। क्या बताया था? शुद्ध जीवास्तिका जो है वो निश्चय से शब्द का विषय या शब्द रूप नहीं है, इसलिए अशब्द रूप है। हमारा आत्मा कैसे है? शब्द से गम्य है क्या? अगम्य है, तो अशब्द रूप है। म्हण मी अशब्द आहे म्हण की तो मैं अशब्द रूप हूँ, ऐसे बताया। उसी तरह परमाणु को भी शब्द की शक्ति है लेकिन व्यक्ति नहीं है। क्या बताया? परमाणु में संयमी शक्ति रूपेण शब्द कारणभूतः अपि, शक्ति रूप से परमाणु में शब्द होने की योग्यता है लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि शब्द ये स्कंद है और परमाणु को शब्द ये पर्याय नहीं है। इस वजह से जो स्कंद है उसका ही रूप है शब्द। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए परमाणु को भी अशब्द बताया। मतलब जो भी आप वर्ड्स यूज़ करेंगे ना, तो वो शब्द यानी स्कंद है, परमाणु नहीं है। एक परमाणु का शब्द नहीं होता, उसकी आवाज़ नहीं होती। तो ऐसे म्यूट रहता है वो। जैसे शुद्धात्मा भी आवाज़ नहीं करता। क्या?
तो ऐसे ही बता रहे हैं यहाँ पर, शब्द भी है, परमाणु भी अशब्द रूप है। यहाँ तक हो गया था, आगे देखते हैं। यथा, तू वाचणार असेल तर तुझा आवाज मला कॅच व्हायला पाहिजे। 120 वर पहिली ओळ। तुमची गाथा आता कुठली आहे गाथा? 77 वाचा। हां, मग त्याचं जरा पुढचं पॅरेग्राफ आहे, यथा एक्कोच्या पुढं वाचायचं आहे। एक्को वाचलं का? पर पूर्ण झाली होती का? बरं, ठीक है। तो क्या बताया था यहाँ पे, परमाणु जो है वो एक है। क्यों? हेतु बताओ। असहाय है, पर उपाधि से रहित है, द्वेणुक आदि उसमें नहीं है, इस वजह से परमाणु एक है। उसी तरह परमात्मा भी पर उपाधि से रहित है, यानी क्या बताया था, मैं किसी की माँ नहीं, बेटी नहीं, बहन नहीं, पुत्री नहीं, जो भी है वो मुझे उपाधि नहीं है, इसलिए मैं भी एक हूँ, शुद्ध हूँ। अविभागी है, यानी क्या बताया था, परमाणु है, उसका अभी लास्ट पार्ट है वो, तो उसका विभाग नहीं होने वाला, तो इस वजह से परमाणु अविभागी है। वैसे ही परमात्मा भी असंख्यात प्रदेशी है, फिर भी अखंड है, उसमें विभाग नहीं होने वाला। क्या समझ में आया? जो जीव है वो एक द्रव्य है, तो अखंड असंख्यात प्रदेशी है, तो भी उसमें एक एक प्रदेश ऐसे आप कट नहीं कर सकते। असंख्यात में कम करते जाओ तो संख्यात, फिर 10-12 ऐसे करते, एक प्रदेश है क्या जीव का, तो एक प्रदेशी जीव नहीं होता। जितना भी छोटा हो, जितना भी बड़ा हो, उसके प्रदेश कितने हैं? असंख्यात ही है। ऐसे बताया। फिर लास्ट पॉइंट बताया था कि परमाणु मूर्तिक से उत्पन्न होता है, इसलिए वो मूर्तिक है। इसी पॉइंट में सिर्फ विरुद्ध है परमात्मा से परमाणु, क्योंकि परमात्मा जो है वो अरूपी है, अमूर्तिक है, निराकार है, लेकिन परमाणु को आकार है। कौन सा आकार है परमाणु का? बताया था मैंने। परमाणु को कौन सा आकार है काका? हेक्सागोनल है। क्या बताया? षटकोण। परमाणु कैसा है? तो ऐसे है परमाणु। तो ऐसे राजवार्तिक में वर्णन आया था। तो इसको यदि ऐसे है तो भी उसमें पार्ट्स नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे डायग्राम बताइए, लेकिन फिर भी उसमें ऐसे कोई विभाग इधर का एक इधर का एक ऐसे नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बद्ध होने की योग्यता है, इसलिए वो अन्य परमाणु के साथ इस तरह से ज्वाइंट हो सकता है, स्कंद रूप से हो सकता है। ऐसी ही रचना कालाणु की भी है, जो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में एक एक कालाणु ऐसे ही स्थित है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे रहेगा तो बीच में जगह रह जाती है ना, कितने भी तुम कॉम्पैक्ट करके रखो उसको, फिर भी वहाँ पे बीच में जगह रह जाती है। तो वहाँ पे कोई परमाणु गया तो उसका परिणमन कौन करेगा? तो इस वजह से पूरा लोकाकाश ऐसे कालाणु से व्याप्त है, और उसी तरह परमाणु भी उसी आकार का है। तो यहाँ पे एक वर्णन दिया था गोमट सार में। हमने क्या देखा था परसों? जो जघन्य गुण वाला परमाणु है उसका बंध नहीं होता, यानी क्या? जिसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद है स्निग्ध या रुक्ष का, तो उसका बंध नहीं होता। सांगितलं होतं ना का नाही? प्रश्नचिन्ह। हां, का की स्निग्ध आणि वृक्षाचा एकच परमाणु असेल, त्यात अविभाग प्रतिच्छेद असेल एका परमाणुमध्ये एकच, तर तो बंधाला प्राप्त होत नाही। तो बता रहे हैं यहाँ पे किसका बंध किसके साथ होता है, इसके लिए बता रहे हैं। कुठे नोटबुक घेऊन बसा। तो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा, जघन्य परमाणु
का बंध नहीं, जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। लेकिन उसमें भी रूप है, कंडीशंस है, किसका किसके साथ बंध होगा। तो ये हो गए गुणांश, और ये सम अविभाग प्रतिच्छेद है या सदृश, और ये विषम। तो इसमें जो गुणांश है वो जगन्य का स्निग्ध और रुक्ष का ही बंध होगा, बराबर है। मतलब जो भी स्कंद होगा वो स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, स्निग्ध का रुक्ष के साथ, रुक्ष का रुक्ष के साथ, रुक्ष का स्निग्ध के साथ हो सकता है। बोलो क्या बोला मैंने? स्निग्ध के साथ सगळं एकमेकांशी होऊ शकतो हे सांगायला। घे वही पेन, ते लिहायचं आहे। नैन्सी लेके बैठो नोटबुक। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो स्निग्ध गुण वाला परमाणु है उसका अगर जगन्य गुण है, मतलब वो अगर जगन्य रूप से एक ही उसमें अविभाग प्रतिच्छेद है, तो उसका जगन्य रुक्ष के साथ या जगन्य स्निग्ध के साथ बंध हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ऐसे पूछा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो सम हो या विषम हो, जगन्य का जगन्य के साथ बंध नहीं हो सकता। सम और विषम कुछ रहा ही नहीं उसमें, जगन्य यानी एक ही है। तो आगे बता रहे हैं, समझ में आया क्या? ये क्या बताया? जगन्य स्निग्ध वाले का जगन्य रुक्ष वाले के साथ बंध नहीं होगा, बराबर है। क्यों? रूल है हमारा वो सम आणि विषम बंध, सदृश आणि विसदृश म्हणा, नाही तर सम आणि विषम म्हणा। जगन्य गुणानाम सम नका लिहू, सदृश लिहा, कारण ते बहुतेक ह्याचा अपेक्षा आहे, काय स्निग्ध आणि वृक्षाची अपेक्षा आहे। बंध, हाँ, तो हमारा रूल है कि स्निग्ध और वृक्ष का ही जगन्य गुण वाले का बंध नहीं होता। तो इस वजह से जो यहाँ पे बताया जगन्य का जगन्य के साथ बंध होगा क्या, तो नहीं होगा। स्निग्ध का स्निग्ध के साथ भी नहीं होगा और स्निग्ध वृक्ष का भी नहीं होगा। इस तरह से वो सदृश और विसदृश का अर्थ लेना है। आगे जगन्य समझो स्निग्ध का अंश है और एक अधिक अन्य परमाणु का है, तो उसका बंध होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, तो सदृश हो तो भी नहीं होगा, विसदृश हो तो भी नहीं होगा। तो किसका होगा? जगन्य का दो अधिक गुण वाले के साथ होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? फंस गए, मैंने जाल बिछाया और आप फंस गए। एक परमाणु लिया है तो जगन्य नहीं, इधर इसको क्यों छोड़ दिया? जगन्य वाले का किसी के भी साथ में बंध नहीं होगा। तो कोई भी हो सामने उसके, एक वाले का किसी के भी साथ बंध नहीं होता। तो वो तीन वाला हो, सदृश हो वो भी नहीं होगा, असदृश हो वो भी नहीं होगा। आगे बताया जघन्येतर है, मतलब कुछ भी लो, जघन्येतर में क्या आ गया? दो से आगे कुछ भी जघन्येतर बोलते हैं उसको। जघन्येतर परमाणु का समजघन्येतर के साथ बंध होगा कि नहीं होगा? नहीं। मतलब क्या? इसका एग्जाम्पल बताओ। 2+2 का, हाँ, दो परमाणु, नहीं होगा। 2 या 4 ऐसे परमाणु गुण वाले परमाणु का 4 गुण वाले के साथ बंध नहीं होगा, चाहे वो स्निग्ध हो या वृक्ष हो। काय समजलं? परमाणूमध्ये गुण असतात, मग ते गुण किती अविभाग प्रतिच्छेद प्रगट झालेत ना त्याला गुण म्हणायचं। मग त्याच्यामध्ये जर एकच अविभाग प्रतिच्छेद व्यक्त असेल तर त्याचा कोणाशीही बंध होत नाही। तो परमाणू सुट्टा स्वतंत्र असतो जोपर्यंत त्याच्यामध्ये एक अंश असेल। मग जेव्हा त्याच्यामध्ये परिणमन होणार आणि पुन्हा ते अंश वाढत जाणार तर त्याचा बंध होऊ शकतो, पण एक वाल्याचा कधीच बंध होत नाही। तो ऐसे बताया। फिर
वाले के साथ बंध नहीं हो सकता। तो रूल है क्या, बताओ सूत्र क्या है? 2 अधिक वाले के साथ ही बंध होता है। सूत्र बताओ। 2 अधिक वाले के साथ। हाँ, उसके बाद का गुण साम्य सदृशानाम, उसके बाद द्व्यधिकादि गुणानाम तू, यानी 2 अधिक गुण वाले का ही बंध हो सकता है, कोई भी हो, वो स्निग्ध वाला हो या रुक्ष वाला हो, 2 अधिक गुण होंगे तो उसका बंध हो सकता है। तो ये सम होंगे तो नहीं होगा, मतलब उसके ही सम, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 100 का 100 के साथ बंध नहीं होगा। तो किसके साथ होगा बताओ? 2 अधिक वाले के साथ या 2 कम वाले के साथ। बस इतना ही रूल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। 100 वाले का किसके साथ होगा? हाँ, 102। हाँ, बताओ 5 वाले का किसके साथ होगा नैन्सी? 7 या तो 3 के साथ या फिर 7 के साथ। बराबर। तो 2 अधिक वाले के साथ होगा, इसलिए जगन्नेतर समजगन्नेतर के साथ बंध को प्राप्त नहीं होगा। आगे बताया यहाँ पे जगन्नेतर है, सेम, लेकिन एक अधिक जगन्नेतर है। उसका जगन्नेतर मतलब क्या हुआ? समझो ये 10 है, तो ये एक अधिक जगन्नेतर है, मतलब 11 है। उसका बंध होगा क्या? नहीं होगा। जगन्नेतर 10 है तो उससे एक अधिक जगन्नेतर वाले के साथ बंध नहीं होगा, 2 अधिक चाहिए या 2 कम चाहिए ना। इसलिए यहाँ पर भी कोई भी हो, वो स्निग्ध हो या रुक्ष हो, उनका बंध नहीं होता। फिर जगन्नेतर है और 2 अधिक जगन्नेतर है, उनका दिसतंय का बोर्डवरचं? जगन्नेतर यानी 10 है और 2 अधिक जगन्नेतर है, उनका बंध होगा कि नहीं होगा? होगा। सम में भी होगा, विषम में भी होगा। मतलब क्या है ये? सदृश और विसदृश मतलब? सदृश मतलब क्या है? सदृश मतलब क्या है? आणि विसदृश म्हणजे विषम। नाही नाही, म्हणजे काय ते विचारायले? नाही नाही, सदृश म्हणजे स्निग्ध स्निग्धशी आणि विषम म्हणजे स्निग्धचं वृक्षशी, असं काय कळलं? काय कळेल ना तुला? हां, स्निग्ध स्निग्ध म्हणा नाही तर वृक्ष वृक्ष म्हणा, हे सदृश बंध झाला, आणि स्निग्ध वृक्ष वृक्ष स्निग्ध हे विसदृश बंध झाला। समजते का? कवरनं चाललंय सगळं। हां, असं नका करू। स्निग्ध म्हणजे आता पाण्याचं पाण्याशी बंध होणार, पाण्याचं काय लिक्विडचं लिक्विड अशी। हां, आणि नाही पण ते कुठलंही असू देत, स्निग्ध असू दे, रिक्ष असू दे, त्याच्यामध्ये आमचं कंडिशन एकच आहे, क्या द्व्यधिकादि गुणानाम तू, 2 अधिक वाले का ही बंध होगा, चाहे वो स्निग्ध हो चाहे रुक्ष हो, उनमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए बस। फिर वो सदृश में हो तो भी होगा, विसदृश में हो तो भी होगा। इसके आगे और पीछे जो भी विकल्प है उनका बंध नहीं हो सकता। और एक लास्ट पॉइंट बताया क्या? फिर से बोलो। सदृश यानी स्निग्ध, स्निग्ध जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्निग्ध, स्निग्ध गुण का स्निग्ध गुण के साथ ही बंध होगा। यानी क्या? समझो ऑयल है, ऑयल और वाटर आपने मिक्स कर दिया या 2 ऑयल मिक्स कर दिए तो उसका बंधन हो सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ ऐसे परमाणु चाहिए जिसमें 2 गुण अधिक होने चाहिए। तो स्निग्ध का स्निग्ध के साथ हो गया, और रुक्ष का रुक्ष के साथ, यानी क्या? आटा है ना, क्या रोटी का आटा, और यहाँ पे आपने खाई थी क्या, ज्वार की रोटी, तो उसका आटा, ये दोनों आटा मिक्स कर दिए, या क्या बोलते हैं, दाल, दाल बोलते हैं ना, दाल, उसका आटा है। तो जो आपने 2 आटा मिक्स कर दिया तो वो वृक्ष है, दोनों भी वो मिक्स हो गया, उसका बंधन हो गया, तो वो हो गया वृक्ष वृक्ष बंधन। लेकिन उसमें भी ऐसी कंडीशन है, 2 अधिक गुण होने चाहिए, बस, दूसरा कुछ विकल्प नहीं है। तो ये सदृश हो गया। और विसदृश में क्या होता है? स्निग्ध का वृक्ष के साथ, या वृक्ष का स्निग्ध के साथ। एग्जाम्पल बताओ।
पिठात पाणी घालायचं. या अगर आटे में हमने ऑयल डाल दिया तो इसको पानी नहीं होते. किसमें ऑयल डाला? आटे में. आटे में ऑयल डाला तो कौन सा बंद हो गया? स्निग्ध वृक्ष, विसदृश. हाँ हाँ, तो उसको विसदृश ये वर्ड यूज किया है ना उन्होंने. विसदृश यानी स्निग्ध और वृक्ष का परस्पर बंध होगा तो वो विसदृश हो जाएगा. तो और एक लास्ट विकल्प लिया है उन्होंने, जघन्येतर परमाणु का त्रिअधिक जघन्येतर परमाणु के साथ बंध होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा. कंडीशन ही बताई ना हमने, 2 अधिक ही चाहिए. यहाँ पे 3 अधिक हो गए ना, 3 अधिक वाले का बंध नहीं होगा. नहीं नहीं नहीं, 2 से अधिक नहीं, 2 वाले का ही बंध होगा. कम हो या ज़्यादा हो, 2 अधिक या 2 कम ही चाहिए. तो ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे, सदृश हो या विसदृश हो, सॉरी, किसी का भी बंध नहीं होगा. जघन्येतर है ये, मतलब क्या समझ लो, ये 8 है तो ये कितने हो गए? 11 या 5. तो उसका बंध होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. तो ऐसे बता रहे हैं, सिर्फ ये कंडीशन चाहिए हमें बंध होने के लिए. जो भी परमाणु हो उसमें जघन्य गुण नहीं होना चाहिए, और दूसरा 2 अधिक से ही उनका कोरिलेशन होना चाहिए. 2 अधिक हो या 2 कम हो तो ही वहाँ पे बंध होगा, बाकी किसी भी केस में बंध नहीं हो सकता. तो ऐसे बताया था उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि में. थोड़ा सा अध्यात्म लिया है यहाँ पे अच्छे से वर्णी जी ने, तो उसका मैं अर्थ पढ़ती हूँ. अभी हमने पढ़ा है, लेकिन इनका चिंतन अच्छा रहता है तो इसलिए वो पढ़ते हैं. परमाणु का स्वरूप कैसे है? तो अभी जो भी विशेषण दिए वो सब परमाणु का स्वरूप है. तो उसकी शुद्धता बता रहे हैं. शुद्धता की दृष्टि से जैसे सिद्ध भगवंत है ऐसे ही परमाणु शुद्ध है. किंतु संयमी, किंतु हम सब कर्मों के प्रेरे आकुलता से भरे जन्म मरण की पद्धति में लगे दुखी जीव है. उस दुख को मिटाना है तो जो दुख रहित शुद्ध स्थिति है वह सिद्ध भगवान में है. इसलिए हम आपके लिए सिद्ध भगवान की महत्ता पूज्यता है. क्या बता रहे? तो जैसे सिद्ध भगवान शुद्ध है उसी तरह परमाणु भी शुद्ध है, किंतु वस्तु स्वरूप की दृष्टि में कोई ऐसा है नहीं अंतर. वस्तु स्वरूप की दृष्टि में अंतर नहीं है, मतलब हम में और सिद्ध भगवान में. क्या बताया? द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से सभी जीव समान है. जिससे विदित हो कि सिद्ध श्रेष्ठ है व अणु निकृष्ट है, ऐसे नहीं है. मतलब अणु भी सिद्ध समान है. समझ में आया कुछ? क्या बताया? अणु को भी सिद्ध की तुलना करके बता रहे हैं. आप सिद्ध के समान नहीं है, लेकिन अणु सिद्ध के समान है. परमाणु क्यों? हाँ, मतलब दोनों भी द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है. इस अपेक्षा से दोनों उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है. लेकिन हम उनसे, दोनों से भी हम निकृष्ट है. क्यों? जो भी संसारी है, छद्मस्त है, वो क्यों निकृष्ट है? तो इसीलिए बता रहे. हाँ, द्रव्य दृष्टि से तो हम भी शुद्ध समान ही हैं. हाँ, द्रव्य दृष्टि से है, पर्याय दृष्टि से नहीं. वो परमाणु द्रव्य और पर्याय दोनों दृष्टि से शुद्ध है. तो वो बंध को प्राप्त होगा आगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन अभी वो भी सिद्ध के सदृश ही है. कदाचित हम सब जीवों से अलग कोई निर्णेता होता तो वह बताता कि जैसे परमाणु शुद्ध है तैसे ही शुद्ध सिद्ध है. जैसी सिद्ध की महत्ता है तैसी महत्ता परमाणु की है. सिद्ध भगवान में सिद्ध जैसा प्रताप है तो परमाणु में परमाणु जैसा प्रताप है. क्या प्रताप है सिद्ध का? क्या शक्ति है उसकी?
वही शक्ति भी कंपेयर कर रहे हैं। सिद्ध जब होते हैं तो उनकी शक्ति क्या रहती है? 7 राजू गमन कर सकते हैं एक समय में। 14 राजू जा सकता है परमाणु। मतलब सिद्धों से ज़्यादा शक्ति क्या परमाणु में। तो एक समय में 14 राजू गमन हो जाना, यह और किसके संभव है? स्कंधों में संभव नहीं है। कोई भी स्कंद एक समय में 14 राजू गमन नहीं कर सकता, लेकिन परमाणु हो सकता है, जा सकता है, क्योंकि उसमें अशुद्धता आ गई। तो जो अशुद्ध रहता है वो नीचे रहता है, मतलब संसार में रहता है, जैसे आप। और जो सिद्ध हो गए वो ऊपर जाते हैं, जैसे आगरा में रहने वाले जैसे ऊपर जाने वाले। इंडिया में ऊपर नहीं बता रही मैं इस धरती से ऊपर जाते हैं। 14 राजू कितना बड़ा क्षेत्र है, और वे सारे प्रदेश भी क्रम से ही तो छुए गए हैं। ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछा था। 14 राजू से ऊपर गया ना वो परमाणु, मतलब यहाँ से वहाँ तक गया। ये सिद्ध शिला है आपकी। तो ये क्या बोलते हैं इसको? तलतल पृथ्वी या अंतिम लाइन। अंतिम लाइन जो है ना त्रिलोक की, अधोलोक का लास्ट पॉइंट, वहाँ से कोई परमाणु अगर सिद्ध शिला पर जाएगा तो एक ही समय में जाएगा। इसकी उतनी उसकी शक्ति है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है, ये सभी प्रदेश उसने लांगे कि नहीं लांगे जो बीच में आए हुए हैं? तो हर एक प्रदेश के लिए एक एक टाइम चाहिए ना उसको वो लागणे के लिए। इथून तिथं गेला म्हणत असताना या सगळ्यातूनच गेला की मग तो फिर कैसे? मग फ्रॅक्शन करायचं का? समयाचं तर फ्रॅक्शन पण होत नाहीत। समय तो अविभागी है, जैसे परमाणु अविभागी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? दीपाली बेन, हमारा क्वेश्चन है आपके लिए। दीदी जैसे नोट का बंडल है उसको स्टेपल किया, एट ए टाइम ही हो गया ना, एट ए टाइम ही हो गया। उस हिसाब से उदाहरण भी सुना। हाँ, तो वर्णी जी ने उदाहरण दिया है। पेजेस है, उसका गट्ठा है, तो उसको आपने पिन लगाया और उसको डाल दिया अंदर, तो कितना टाइम लगा? समझो जो भी लगा, लेकिन एक ही समय में सभी प्रेस हो गए, सभी छिप गए। तो इस तरह उनका भी सभी पेजेस को टच हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं सारे प्रदेश भी क्रम से ही तो छुए गए होंगे। परमाणु नीचे से ऊपर तक 14 राजू पहुँचते हैं, लेकिन वे इतनी शीघ्रता से छुए हुए होंगे कि एक ही समय में 14 राजू गमन हो गया, और समय का विभाग नहीं होता। फिर कैसे करेंगे आप विभाग? मतलब ऐसे काउंट नहीं कर सकते कि यहाँ पे कौन से टाइम पे था, यहाँ पे कौन से टाइम में था। एक ही समय में है, जा सकता है वो, उसका तो विभाग ही नहीं है, इसलिए। समझ में आ गया? वैसे ही जो परमात्मा है, जो सिद्ध है, वो काका काय म्हणले? बसो त्याला, बस भैया इथं स्टोरी सांगते, ऐकायची का तुला? ऐकायची का? हसलं बिचारा। तो जो सिद्ध है, तो वो सिद्ध का भी गमन कैसे होता है? यहाँ से नहीं होता सिद्ध का गमन। कहाँ से होता है? यहाँ से होता है कि नहीं होता है? हाँ, वो नीचे है ना अधोलोक में यहाँ पे मध्यलोक से यहाँ से ऊपर जाएंगे सिद्ध, तो 7 राजू गमन करेंगे। तो वहाँ पर भी एक ही समय में वो सिद्ध शिला पर विराजमान हो सकते हैं। तो बीच के प्रदेश तो लांघे उन्होंने, लेकिन उसका कोई काउंट नहीं है, क्योंकि समय को हम डिवाइड नहीं कर सकते। परमाणु की सामयिक गति के संबंध की मोटी बात तो कुछ समझ में यह आ जाएगी कि जैसे कोई पुरुष 6 घंटे में 6 मील चलता है। बताओ 1 घंटे में कितना चला? 6 मील चल सकता है। 6 मील। हाँ, तो क्या कोई पुरुष 6 मील 1 घंटा में चलने वाला नहीं मिलेगा? कोई ऐसा भी चल सकता है। रास्ता उतना ही है, वह 6 घंटे में चला, यह 1 घंटे में चला। और 6 मील का रास्ता कोई पुरुष दौड़कर जाए
तो संभव है कि 15 मिनट में भी 6 मील रास्ता जा सकता है। क्या समझ में आया? आप हमारी तरफ देखो। अजून एक मनुष्य आहे, तो 15 मिनिटात गेला हे सांगितले मी। तेव्हा तो पळत होता, त्यावेळेस तुम्ही त्याकडे बघत होता। तो वो 15 मिनट में भी 6 मील का रास्ता कवर कर सकता है। और कोई यंत्र हो तो, हाँ संयमी, कोई यंत्र हो तो ती आमची शास्त्राची वही आहे। तो एक स्मिता ताई, हाँ बोला। म्हणजे परमाणु तर पुद्गल आहे की नाही, मग? मग तो गमन कसं करणार? आता सगळ्याचं परिणामन चालू आहे ना, सगळ्या द्रव्यांचं। मग तुमचं धर्मद्रव्य आहे ते सुद्धा सांगता तुम्ही काय, जीव आणि पुद्गल दोघांच्या गमनामध्ये मदत करतं। धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य दोनों जीव और पुद्गलों को सहायक है, ऐसा बताते हैं ना। तो पुद्गल जिस किसी भी प्रकार हो, जैसे आप समझो अभी हवा चल रही है तो उसके साथ पेज है, कोई कागज़ का टुकड़ा है, तो वो यहाँ से वहाँ गया, वहाँ पे जीव का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फिर भी हो गई ना वहाँ पे पुद्गल की गति। गमन। हाँ, वैसे ही समय का भी काउंटिंग हम कैसे करते हैं। एक परमाणु एक प्रदेश से अन्य प्रदेश पर जाने के लिए जितना टाइम लगता है उसको समय बोलते हैं। क्या बोला मैंने? लगतच्या नहीं तर हे पण आहे त्याच्यामध्ये एक समय। लेकिन एक परमाणु को एक जगह से जस्ट नेक्स्ट प्रदेश पर जाने के लिए जितना समय लगता है उसको एक समय बोलते हैं। मंद गति से वो भी, हाँ। तो कोई यंत्र के साथ अगर चलेगा तो वो 6 मील 1 मिनट में भी पार कर सकता है। ऐसे ही कोई स्कंध घंटे में 14 राजू पहुँचे, कोई स्कंद है वो पहुँच सकता है। लेकिन यहाँ पे परमाणु है वो एक समय में 14 राजू पहुँच जाता है। ऐसा इस शुद्ध परमाणु का प्रताप है। जैसे परमात्मा भी अगर मुक्त हो जाए तो बंधन से छूट जाते हैं, तो उनकी भी क्या बोलते हैं, गुरुता कम हो गई। आप कर्म के साथ है इसलिए आपका अधोगमन हो रहा है, या अध ही रह रहे हैं, आप ऊपर नहीं जा रहे। इस वजह से उनकी वो गुरुता नष्ट हो गई। क्या बताया मैंने? कर्म बंद है इसलिए आप अभी अधोगति में ही है, या अध ही है। और जो कर्म से मुक्त हो गए वो शीघ्रता से एक समय में लोकाकाश के अग्रभाग पर जाकर विराजमान हो सकते हैं। तो ये बताया था परमाणु और परमात्मा की शुद्धता। आगे बताते हैं परमाणु शाश्वत है। तो जैसे शुद्धात्मा भी अविनाशी है, उसी तरह परमाणु पुद्गल का जो लास्ट पार्ट है वो भी अविनाशी है। स्कंद भी कर सकता है, स्कंद नष्ट हो सकता है, लेकिन परमाणु स्कंद नष्ट होता है क्या? नष्ट होता है मतलब फॉर्म चेंज हो गया उसका, तो उसको नष्ट ही बोलते हैं। लेकिन उसका परमाणु नहीं खत्म होता, परमाणु तो शाश्वत रहता है। स्कंदों की स्थिति हो तो स्कंदों से विलग हो गया हो, मतलब जो परमाणु है वो स्कंदों से अलग हो गया तो उसकी उत्पत्ति हो गई, ऐसा आप बोलते हैं। तो परमाणु जिस किसी भी फॉर्म में हो वो शाश्वत है, वैसे ही परमात्मा भी शाश्वत है। आगे बताया परमाणु मूर्तिक है और अशब्द है। तो परमाणु में रूप भी नज़र नहीं आता, पर परमाणु रूप सहित है। क्या बताया? जो दिखता है उसी को आप मूर्तिक बोलो, परमाणु तो दिखता नहीं है, फिर उसको मूर्तिक कैसे बोलते हैं? तो अच्छा क्वेश्चन उठाया एक राजवार्तिक में। क्या बताया? जो परमाणु है तो वो अप्रदेशी है, इसलिए उसका अभाव मानो। जैसे खरविषाण, खरविषाण मतलब खरे यानी गधा, गधे का सिंग। शशविषाण बोले तो खरगोश का सिंग। तो खरविषाण यानी जो गधा होता है उसको कितने सिंग होते? बोलो नैन्सी, आगरा में
नहीं होते, हमारे यहाँ पे भी नहीं होते। तो जैसे उसके सींग नहीं होते उसी तरह परमाणु का प्रदेश भी नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। तो उसका अस्तित्व नहीं है ऐसा मानो, तो आंसर दिया नहीं, क्योंकि परमाणु सर्वथा प्रदेश शून्य नहीं है, अप्रदेशी है तो भी एक प्रदेशी है। अप्रदेशी किस अपेक्षा से बताया? अनेक प्रदेश की अपेक्षा से अप्रदेशी है, लेकिन वो सर्वथा प्रदेश रहित नहीं है, एक प्रदेशी है, तो उसका अस्तित्व है। तो उन्होंने पूछा फिर से प्रश्न, अत्यंत परोक्ष उस परमाणु का अस्तित्व कैसे सिद्ध हो सकता है? आपको तो वो किसी भी इंद्रिय से दिखता नहीं है, स्पर्श नहीं कर सकते, तो उस परमाणु को अत्यंत परोक्ष है तो उसकी सिद्धि कैसे करेंगे? हाँ, तो ऐसे बताया। क्या बताओ, बोलो, कैसे सिद्धि कर सकते हैं उसकी? हाँ, तो कार्य लिंग से कारण का अनुमान किया जाता है। जो भी कार्य आपको दिख रहा है यानी मतलब आप है। अभी मैंने ऐसे बोला कि आपके खानदान में कोई नहीं था पहले, फिर आप क्या बोलेंगे? मैं हूँ, यही उसका प्रमाण है कि मेरा वंश ऐसा था पहले। मेरे पिताजी पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी थे, तभी तो मैं हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ही बता रहे हैं, जो भी कार्य लिंग है यानी स्कंद की रचना हो गई है, शरीर, इंद्रिया, महास्कंद आदि जो भी स्कंद है उस पर से परमाणु की सिद्धि हो जाती है, क्योंकि परमाणु के अभाव में स्कंद रूप कार्य भी नहीं हो सकता। इसलिए बता रहे थे अत्यंत परोक्ष है फिर भी परमाणु का अस्तित्व है, उसका सर्वथा अभाव नहीं है। वैसे ही मुझे बताओ, आपका आत्मा है, किस हेतु से सिद्ध करेंगे? आत्मा है कि नहीं है? हम बोलते यहाँ पे मस्तिष्क है वो जान रहा है, या हृदय है उसको संवेदना हो रही है, तो उसका अस्तित्व है, हम दिखा सकते हैं आपको। ओ सिद्धि करा, जो आत्मा है वो अरूपी है तो उसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा कोई पूछेंगे तो कैसे बताएंगे आप? वो जो अलग अलग पर्याय में है ना, जन्म लेके उत्पन्न हो रहा है, हाँ, तो उस द्रव्य में है, या तो फिर एक ही भाव में ले, या तो वही द्रव्य। जो भी आप आंसर देंगे उसको क्वेश्चन आएगा, ऐसे सोचकर आंसर दो। कल देना मुझे, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपने बोला कि हलन चलन दिख रहा है, तो ऐसे भी अनेक जीव है जो बिना हले डुले रह रहे हैं, तो उनमें जीव नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा। हाँ, तो हाँ, पुद्गल है वो भी हिल रहा है, जैसे घड़ी हिल रही है वो देख रहे हैं। तो जैसे इसलिए जो हेतु देना है वो उससे सिर्फ जीव की ही सिद्धि होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या है? अगर जीव दिख नहीं रहा तो उसका अस्तित्व है या नहीं है, ये कैसे सिद्ध करेंगे? इसका हेतु मुझे कल दे देना। फिर भी कैसे है? वो है तो है कि नहीं है, कैसे है? करा की सायन्स डिबेट आम्ही काल डिबेट केलं सर दुपारी, तर बसून माहिती आहे का, माझ्या वर्सेस दोघं बसले होते इंजिनियर आणि तेच की सायन्स वर्सेस जैन विज्ञान। मग त्यांचे क्वेश्चन तसे की ते सगळं आम्हाला दिसतंय ते खरं मानायचं का तुमचं थेरॉटिकल नॉलेज खरं मानायचं? असं दिसत नाही की पृथ्वी गोल नाही। आता आम्हाला म्हणले गुगलवरून तर डायरेक्ट झूम केलं तर गोल दिसतंय, मग तुमचं खरं का आमचं खरं? दिसतंय ते खरं मानायचं का नाही मानायचं? दुपारी या तुम्ही दुपारी या सायन्सला पण खोडून काढू। म्हणजे ॲक्च्युली आहे, सायन्समध्ये पण घेण्यासारखं भरपूर आहे, पण ते सर्वस्व नाही आहे, सर्वज्ञ नाही आहेत हे सिद्ध करायचं आहे आम्हाला। तुम्ही मानून बसलाय काय आमचंच बरोबर सायन्सवाल्यांचं,
मग आम्ही सांगतोय की सर्वज्ञ आहेत ते तुमच्यापेक्षा लाखो पुढे आहेत, लाखो अंतराने पुढे आहेत. पण माना, त्यांना पण माना. तुमचे एक एक स्टेप पुढं जात आहे तुम्ही, ठीक आहे, पण तरीसुद्धा अल्टिमेट सर्वज्ञ आहेत. त्यांनी मला सांगितलं, म्हणले नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल आहे तुमच्या पृथ्वीचं. म्हणले असं कुठं आहे की जे आपण दाखवतो ना 6 खंडांची रचना, तर त्याच्यामध्ये एक आर्यखंड आहे आणि त्याच्यामध्येच तुम्ही आहात. बाकी सगळी तर रचना कुठं तुम्ही जाऊ शकत नाही आत्ता, कारण त्या गंगा सिंधू नदी पार करायचं सामर्थ्य चक्रवर्तीचेच आहेत. हां, तुम्हाला कोणाला तर शक्य नाही आहे. मग ते म्हणले आम्ही सगळीकडे जाऊन आलो आहे. म्हणले आता सायन्स लोक नॉर्थ पोल साऊथ पोल सगळं पार केलं म्हणले. हां, चंद्रावर पण जाऊन आलं, ठीक आहे म्हणले, मी नाही मानत चंद्र नाही आहे तर ठीक आहे, ते नाही म्हणले. पण जी पृथ्वी तुम्ही सांगताय त्याच्या लास्ट पार्टपर्यंत आम्ही जाऊन आलो. मग तुम्ही काय म्हणताय की ते तेवढीच पृथ्वी म्हणून? नाही तर तुम्ही माना तेवढीच आहे पृथ्वी. आम्ही सांगितलं एक राजू आहे मध्यलोक, आणि तेवढं जाण्याची शक्ती नाही तर 2.5 लोक मनुष्य क्षेत्र आहे. तेवढंच काय तुम्ही जम्बूद्वीपाच्या बाहेर जाऊ शकत नाही, त्याच्या पण आत आर्यखंडाच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. आज अशी परिस्थिती आहे. कुठलाही मनुष्य असू दे, तुम्ही जो म्हणताय तो कुठं आहे? आर्यखंडात आहे आत्ता. हां, मग ते दाखवताना आम्ही एवढंसंच दाखवलं ना. मग पृथ्वी एवढी आहे, बरं जाऊ दे ते असे ना का. म्लेंच खंडात कोण आहे? तुम्ही म्हणताय तिकडं मनुष्य आहेत, मग आमच्या 2 पोलच्या पुढं तर मनुष्य कुठं क्षेत्रच दिसत नाही म्हणले. मग ती कशी सिद्धी करायची? नाही तिथंपर्यंत गेलो ना आम्ही, म्हणले त्या पुढं असं रिकामं दिसायला पाहिजे म्हणले. म्हटलं तसं नाहीच आहे, त्यामुळे दिसत नाही तुम्हाला, कारण पुढं आहे ना जे पण आहे ती सगळी जमिनीचाच विस्तार आहे की. पृथ्वी म्हणतोय त्याला आपण, तर फक्त म्हणले नद्या पण नाही दिसल्या आम्हाला, गंगा सिंधू तुमच्या. म्हणजे सायन्स आहे ते सगळं इंद्रियातूनच बघायला जातो. हां, त्यामुळे ते सर्वज्ञांनी सांगितलं तर तेच ना, ते तू त्यांच्याच बाजूने बोलणार माहिती आहे मला. तुमची शक्ती नाही आहे तिथपर्यंत जायची, हेच तर सांगितलं. ते आर्यखंड पण काय छोटा नाही आहे. तुम्हाला जे काय माहिती आहे ना पृथ्वी, ती सगळी त्या आर्यखंडातला अंश आहे. मग कुठंपर्यंत जाणार? पार कर बघू. किती भाव लागतील तेवढे पार कर. दुसऱ्या भावात जाऊन जन्मशील लेंचमध्ये आणि तिथनं येशील भांडायला बाहेर. नको, कुठं जायचंय. हां, तेच की, कुठं जायचंय असं नको, फक्त सर्वज्ञांवर विश्वास ठेवा आणि सिद्धी करायला लागा. हां, जाऊन आलो. पण सायन्सला पाहिजे ना असं आता उत्तर, म्हणून. पण म्हटलं की आपली एक बाजू दृढ ठेवून तुम्ही सायन्सची सिद्धी करा तर निघेल आन्सर काहीतरी. नाही तर तुम्ही क्रॉस करायला गेलात तर सर्वज्ञांच्या विरोधात आपणच कमी पडणार आहे. तरी पण असं झालंय ना आज की धर्म सांगतो ते सगळं थेरॉटिकल आहे. ते त्यांनी बघितलं हायपोथेटिकल आहे म्हणतात, इमॅजिनरी आहे म्हणतात, म्हणून सिद्ध करायचं आहे. हां, बरोबर आहे. म्हणजे त्यांना असं समोर पाहिजे तर ते मानणार, नाही तर नाही. पण असं नाही आहे ना, अनेक गोष्टी अशा आहेत की म्हणूनच म्हणलं ना, सर्वज्ञांची बाजू दृढ ठेवा आणि त्यापूर्वक सायन्स वाचा तर बाधा नाही आहे. नाहीतर आपण त्या भगवंतांच्या वाणीचा विरोध करायला गेल्यासारखं होईल.
तुम्ही सगळं जे करताय ते तुम्ही जे करताय ना, जे आत्ता भोगताय ते मागच्या धर्माचं फळ आहे. त्यामुळं आता तुम्हाला वाटत नाही धर्माचं इम्पॉर्टन्स काय आहे. तिथं गेल्यावर आठवणार आहे की शास्त्र वाचलं असतं तर बरं झालं असतं. म्हणून आत्ता सावध व्हा, पुढं नको. हो, जाणा सर्व पर्यायांच्या अतीत अस्पर्शी ध्रुव जाणा. परमाणूप्रमाणे हा मी परमात्मा देखील शुद्ध आहे. हा मी परमात्मा देखील एक आहे, अविनाशी आहे जाणा. ज्ञानवालाच आहे. अस्पर्शी स्वरूपोऽहम् जडत्वरहितोऽहम् जीवोऽहम्. ओम विसर्जन.